यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो के अंदर। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का एंटी नेट का एग्जाम जो है वो अब दिसंबर के अंदर जो है शेड्यूल किया गया है। दिसंबर 2023 में हमारा एंटी नेट का जो है पेपर होगा और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच जो है हमारा वो स्टार्ट कर दिया पेपर नंबर 1 के लिए। तो अगर आप जो है वो एंटी नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, तो आप हमसे जो है वो पेपर नंबर 1 का कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं। हम जो पेपर 1 का कोर्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे उसके अंदर हम आपको 4 चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। सबसे पहले तो पेपर 1 में जैसा कि आपको मालूम होगा 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट है, ठीक है, 10 सब्जेक्ट है। तो आपको हम जो है वो क्या देंगे, 10 यूनिट की किताबें, 10 किताबें हैं हमारी, वो 10 किताबें पेपर नंबर 1 की यूनिट वाइज हमने बना रखी है, वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे ये हमारा हायर एजुकेशन का बुक है, ये इस तरीके से 10 किताबें आपको जो है आपके होम एड्रेस के ऊपर प्रोवाइड करवाया जाएगा। पूरी अपडेटेड बुक्स है, एज पर द लेटेस्ट सिलेबस हमने जो है वो बना रखी है। 10 किताबें मिल जाएंगी। फिर इन बुक्स के अंदर जो भी हमने कंटेंट डाला है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। 2 प्लस आपको रिवीजन करने के लिए हर यूनिट की सेपरेट रिवीजन वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएगी और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्म में हम लोग जो है वो अवेलेबल करवाएंगे। हर यूनिट के 2019 से लेकर के और अब तक के 2023 तक के एक तो लगभग 550 एमसीक्यूज है हर यूनिट वाइज, ठीक है, वो आपको मिलेंगे। सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ में, और साथ में हम आपको जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर हमने जो है वो कोर्स को लॉन्च किया है। जो हमारा फर्स्ट पेपर का कोर्स है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर हमने जो है वो लॉन्च किया है। आप आसपास भी देखिए, और फिर मेन बात यह है कि क्वालिटी आपको बहुत बढ़िया वाला प्रोवाइड करवा जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पेपर नंबर 1 जो है उसमें जैसा कि आपको मालूम है 10 यूनिट है। तो आज हम लोग जो है यूनिट नंबर 10 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। जो हमारा 10th यूनिट है, दैट इज द हायर एजुकेशन। इस यूनिट से हम लोग जो है वो कोर्स की शुरुआत जो है वो करने वाले हैं। कल मैंने आप लोगों को जो है 14 तारीख को मैंने एक वीडियो जो है अपलोड किया था अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लेना। उसके अंदर मैंने बताया था पूरा रोड मैप कि किस तरीके से हम लोग जो है दिसंबर 2023 नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करना है ताकि हमारा पूरा सिलेबस जो है वो भी कंप्लीट हो, प्लस में हमारा जो पूरा रिवीजन है प्रॉपरली वो हो जाए और साथ में हमारी प्रैक्टिस भी बढ़िया तरीके से हो जाए। तो उसके लिए मैंने डिटेल जो है वो रोड मैप का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया एप्लीकेशन पे, आप उसको देख लेना, ठीक है। तो वहां पे मैंने बताया था कि हम लोग 15 तारीख से जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं किसको, हायर एजुकेशन को। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है वो हायर एजुकेशन दैट इज अ यूनिट नंबर 10 जो है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। अगर बात करता हूं हायर एजुकेशन का, जो हमारा बुक है हायर एजुकेशन का, इसके जब आप फर्स्ट पेज पे आएंगे तो वहां पे आपको जो है वो कंटेंट देखने को मिलेगा। यहां पे आपको हमने जो है पूरा इंडेक्स डाला हुआ है, इसके अंदर सारे कंटेंट मैंने आपको बता रखे हैं। तो जो भी पूरा एंटायर सिलेबस है अपने हायर एजुकेशन का, इसको हमने 6 चैप्टर्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। पूरे हायर एजुकेशन को 6 चैप्टर में हमने क्या किया, डिवाइड। देखिए, जो पेपर नंबर 1 आएगा आपका, उसके अंदर टोटल मिला के 50 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो मतलब 100 नंबर का आपका पेपर नंबर 1 होगा। समझ में आया जी? सर 100 नंबर का पेपर 1 है, तो सर उसमें 10 यूनिट आपने बताया, यस। तो सर हर यूनिट की वेटेज कितनी है, हर यूनिट का जो है वो जनरली आप ये मान के चलिए कि 10 नंबर की वेटेज है। मतलब हर यूनिट से 5 क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी आप हायर एजुकेशन पढ़ रहे हो तो 5 क्वेश्चन लगभग हायर एजुकेशन के आएंगे। फिर हम टीचिंग करेंगे, 5 क्वेश्चन टीचिंग के, 5 क्वेश्चन डीआई के, 5 क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग के। इस तरीके से जो है जो आपके 10 यूनिट्स है, हर यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाएंगे। समझ में आया जी सर? तो अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, हम एक एक करके जो है वो यूनिट्स को जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। रोड मैप में मैंने बता दिया था, वहां पे देख भी लेना आप बाकी, ठीक है। तो आज हम लोग जो है वो यूनिट नंबर 10 दैट इज द हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, उसको जो है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उसके चैप्टर नंबर 1 से हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 4 लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 1 के ऊपर हम लगाएंगे और इन 4 लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर 1 जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। काफी बच्चों को ये था कि सर आप एक आधा वीडियो डाल देते हो यूट्यूब पे, वो थोड़ा अधूरा रह जाता है। तो सर आप एक काम करो, हम जज नहीं कर पाते हैं कि
किस तरीके से आगे की पढ़ाई होती है। तो यहां पे मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1, कंप्लीट चैप्टर 1 जो है मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा। आप उसको देख के जो है वो डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कोर्स बाय करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। काफी बच्चों की ये आया था कि सर एक वीडियो होता है सर, उसके बेस पर हम कैसे डिसाइड करें। तो आप चिंता मत कीजिए, वैसे तो बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब चैनल पे भी, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर लेटेस्ट बताइए, तो लेटेस्ट के लिए हम लोग जो है वो क्या करेंगे, जो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 4 लेक्चर चैप्टर 1 के पूरे मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो आप उसको देख के जो है वो डिसाइड कर लीजिएगा और आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम लोग जो है तैयारी करवाते हैं। और बैच ऑनलाइन है, घर पे बैठे बैठे आप तैयारी करेंगे, लेकिन आपका फीलिंग एकदम ऐसा आएगा जैसे आप फेस टू फेस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना जी सर। चलो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको मैं इंडेक्स में लेके चलता हूं, जो अपना यूनिट नंबर 10 है, ध्यान दीजिएगा। यूनिट नंबर 10 जो है हायर एजुकेशन सिस्टम का, उसके अंदर टोटल मिला के आपके 6 चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर जो है वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत के अंदर जो है हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम कैसा था उसके बारे में बात करेंगे। इस पर अप्रोक्सीमेटली 4 लेक्चर हम लगाएंगे, ठीक है। सेकंड जो चैप्टर है वो है आपका इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडिया प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस का। थर्ड जो चैप्टर है आपका वो है आपका ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया। फोर्थ जो चैप्टर है आपका वो है प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन इंडिया। और जो 5th चैप्टर है आपका वो है आपका वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन का। और जो 6th चैप्टर है उसके अंदर हमने एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो है वो डाले हुए हैं। सबसे बड़ा चैप्टर यही है। ये जो आपका 6th चैप्टर है, इस चैप्टर को हम बाकी 5 चैप्टर के साथ में मिलाकर जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करके टोटल मिला के हमने जो है वो पूरे के पूरे हायर एजुकेशन का जो अपना जो कंटेंट है उसको हम लोगों ने जो है वो क्या किया, 6 चैप्टर्स के अंदर जो है वो बाइफरकेट किया है। तो आज सर हम क्या शुरुआत करेंगे, आज हम लोग जो है वो शुरुआत करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम जो है वो क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन द एंशिएंट इंडिया के बारे में, ठीक है। तो प्राचीन भारत के अंदर हमारी उच्च शिक्षा जो है उसका क्या सिनेरियो था, उसको हम आज की क्लास के अंदर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। समझ में आया जी। चलो जी, जब आप नोट्स के ऊपर आएंगे वहां पे आपको ये चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 1 इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। यहां से हम लोग जो इसको शुरुआत करेंगे। कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीजें हैं, उसके लिए मैं पीडीएफ जो है अपना जो पेड टेलीग्राम ग्रुप है मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा इस नोट्स के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो मुझे मिलती रहेंगी वो मैं साथ के साथ में पीडीएफ भी अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो फर्स्ट हम आज लेक्चर पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं तो वो आपको मिल जाएंगे, उसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो उसको आप साथ साथ जो इसको इसके लेके बैठना, ठीक है ना जी। चलो शुरुआत करते हैं। टॉपिक क्या है, हायर एजुकेशन सिस्टम। अब देखो सबसे पहले तो यह है क्यों पढ़ना है, सर क्यों पढ़ा रहे हैं हमको हायर एजुकेशन सिस्टम। हमारे नेट के एग्जाम के अंदर जो है, जो पेपर नंबर 1 में यूनिट नंबर 10 जो डाला गया हायर एजुकेशन सिस्टम, ये क्यों पढ़ा रहे हैं, इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन सिस्टम का क्या रोल है, क्यों पढ़ रहे हैं सर हम लोग। तो देखो इंडिया के अंदर जो है हम हायर एजुकेशन सिस्टम इसलिए पढ़ते हैं, या हायर एजुकेशन सिस्टम का इंडिया में रोल ज्यादा इसलिए है क्योंकि हमारे यहां पे है डेमोग्राफिक डिविडेंड। सर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है, ये मान लो हमारी पॉपुलेशन टोटल मिला के 100 है, ठीक है। इस 100 में से लगभग मेजॉरिटी पॉपुलेशन, दैट मींस इस 100 में से जो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन, मेजॉरिटी का मतलब जो है वो हो गया लगभग, मान लीजिए ये टोटल जो है वो कितनी थी, 100 थी। ये टोटल जो वो कितनी है, 100% मान लो आपकी पॉपुलेशन है। इस 100% पॉपुलेशन में से जो है आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन, मान लो 88% पॉपुलेशन जो है वो है आपका वर्किंग ग्रुप। वो क्या है, वर्किंग ग्रुप है। और रिमेनिंग जो पॉपुलेशन रह गई है मान लो 12%, ये आपकी नॉन वर्किंग ग्रुप है। समझ में आया। आपकी टोटल पॉपुलेशन जो है, ठीक है, ये आपके 100% पॉपुलेशन जो है, इसमें से मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो आपकी क्या है, वो है आपका वर्किंग ग्रुप, और बहुत ही माइनर पॉपुलेशन आपकी नॉन वर्किंग ग्रुप से आती है। तो ये जो वर्किंग ग्रुप वाली पॉपुलेशन है, जितना, अब ध्यान से सुनना, एक टर्म जो मैंने यूज किया कि हायर एजुकेशन सिस्टम का रोल क्या है इंडिया में, तो वहां पे मैंने आपको बताया हम हायर एजुकेशन सिस्टम को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अपने इंडिया में क्या है, डेमोग्राफिक, समझना क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है ना। अभी
स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी सिंपल सी बात है कि हायर एजुकेशन सिस्टम का इंडिया में रोल क्या है, तो रोल की हम बात करने वाले हैं। तो यहां पे हम लोग जो है एक टर्म पढ़ रहे हैं, टर्म का जो नाम है वो क्या है, वो है आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड। और डेमोग्राफिक डिविडेंड जो वो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसका मतलब इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है, अपने इंडिया में जितनी भी टोटल जनसंख्या है उसका मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग ग्रुप है। वो क्या है, वर्किंग। यूनाइटेड नेशन जो है उसने वर्किंग ग्रुप की एज को जो है वो डिफाइन किया है और उसने बोला 15 से 64 साल, 15 to 64 ईयर, 15 से 64 साल जो है वो एज है किसका, वर्किंग ग्रुप का। किसका एज है, वर्किंग ग्रुप का। आप समझ रहा, वर्किंग ग्रुप की एज जो है वो क्या है, 15 से लेकर के 64 साल। और इंडिया के अंदर 15 से लेकर 64 साल की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है। समझ में आया। अब जितने वर्किंग पॉपुलेशन आपके यहां पे होगी उतना ही ज्यादा आपके पास में लेबर अवेलेबल होगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितनी वर्किंग पॉपुलेशन आपके पास में होगी उतनी ही ज्यादा आपके यहां पे लेबर जो है वो क्या होगी, अवेलेबल होगी। जितनी ज्यादा लेबर अवेलेबल होगी, ध्यान से सुनना, जितनी ज्यादा लेबर अवेलेबल होगी उतना ही ज्यादा आप अपनी कंट्री में, उतना ही ज्यादा आप अपने एरिया में, आप अपनी सोसाइटी में इकोनॉमिक क्या कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको फैक्टर चाहिए, और सबसे बड़ा फैक्टर दैट इज लेबर। वो अगर आपके पास अबंडेंस अमाउंट में क्या है, अवेलेबल है, तो आप आराम से अपने कंट्री के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म कर सकते हो, इकोनॉमिक फॉर्मेशन कर सकते हो। यस सर, कर सकते हैं। तो यहां पे अब क्योंकि हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन वर्किंग ग्रुप वाली है, अगर ये पॉपुलेशन जो है हमारी ये अनएम्प्लॉयड रह गई तो क्या आप इसका प्रॉपर यूज कर पाओगे। अगर आपकी मेजॉरिटी जनसंख्या जो है वो अनपढ़ रह गई, पढ़ी लिखी नहीं हुई, तो क्या वो प्रॉपर आप उसका यूज कर सकते हो क्या, नहीं सर, नहीं कर सकते। इसीलिए यहां पे हायर एजुकेशन सिस्टम का रोल बहुत ही क्या है, ज्यादा है। इंडिया, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, वर्ल्ड में सबसे बड़ा हायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो किसका है, यूएसए का। सेकंड नंबर पे आता है चाइना और तीसरे पे इंडिया आता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर देखो कितना, 200 से प्लस कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, और 200 से प्लस कंट्री के अंदर इंडिया तीसरे नंबर पे आता है। लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है अपना कहां पे, इंडिया में, लेकिन पुअर भी है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज्यादा भी है यहां पे। समझ रहे हो जी। तो अब यहां पे बात जो है वो क्या निकल के आती है कि हमारे लिए हायर एजुकेशन सिस्टम का रोल क्या है, तो हम बोलते हैं क्योंकि हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है कि हमारी टोटल जनसंख्या की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग क्लास है, वो वर्किंग ग्रुप में आती है। इसीलिए यहां पे हायर एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन अगर पढ़ी लिखी नहीं हुई, अगर उसको जो है वो सिर्फ बेसिक शिक्षा ही मिली, अगर उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिली, तो वो जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या रह जाएगी, बेरोजगार रह जाएगी। इसीलिए हमारे यहां पे जो है वो हायर एजुकेशन सिस्टम का रोल जो है वो ज्यादा है। इसीलिए आपको सिलेबस के अंदर भी हायर एजुकेशन को जो है वो क्या किया गया, डाला भी गया है। समझ में आया जी। आओ थोड़ा सा नोट्स के अंदर जो है पढ़ते हैं इसको क्या बोलता है। देखो जी, मैंने यहां पे लिखा व्हाई हायर एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया। तो देखो, इंडिया इज मोर देन बिलियन पीपल्स आउट ऑफ विच मेजॉरिटी बिलोंग टू द वर्किंग एज। इंडिया के अंदर जो है वो लोग बिलियन पीपल्स हैं और इनमें से मेजॉरिटी जो है वो जुड़े हुए किससे, वर्किंग एज से। दैट इज इट इज गोइंग थ्रू द पीरियड ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन बी डिफाइंड एज अ राइज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या होती है, एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ती है, क्योंकि उसकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो बिलोंग करती है किसको, वर्किंग एज ग्रुप को। अब ये वर्किंग एज ग्रुप क्या है, नंबर ऑफ कैपेबल एम्प्लॉय अवेलेबल इन इकोनॉमी, मतलब 15 से 64 साल। तो अगर आपके देश में जो जनसंख्या है उसमें मेजॉरिटी जनसंख्या 15 से 64 साल के बीच में आती है, तो आपके देश में क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या बला है, तो यहां पे देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिफाइन करेंगे, ये क्या, राइज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए नेशन। क्योंकि मतलब एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में वृद्धि होना, क्योंकि उस देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो क्या है, वर्किंग ग्रुप के अंदर आती है, वो वर्किंग क्लास है। ठीक है, तो अगर मान लो आपके देश की मेजॉरिटी जनसंख्या जो वर्किंग क्लास होगी, तो फिर उससे बेनिफिट क्या होगा सर, उससे बेनिफिट होगा हमारे यहां पे जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। लेकिन वो तभी बढ़ेगा अगर वो सारे पढ़े लिखे हैं। अगर वो सब लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, वो अगर अनपढ़ है, तो फिर ग्रोथ जो है वो नहीं होगा। और उनको पढ़ाने के लिए देश में हायर एजुकेशन सिस्टम का बढ़िया होना क्या है, जरूरी है। तो क्या बोलते हैं, in such a period nation face a major challenges to provide skill and employment to the working age population.
इस पीरियड के अंदर जो है, जो नेशन है, जो देश है, उसको मेजर चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। क्यों? किसको लेकर के? स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। इफ दे रिमेन अनएम्प्लॉयड, अगर आपकी मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो क्या रहेगी? अनएम्प्लॉयड रह गई, देन देयर विल बी नो बेनिफिट ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड से कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो इसीलिए एजुकेशन, लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा आर वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? बोलो सर, हमको ये तो समझ में आ गया डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है। क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड? जल्दी बताओ सर। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में वृद्धि होना। क्यों होना? क्योंकि देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो क्या है? वो वर्किंग ग्रुप में है, मतलब वो वर्किंग क्लास में है। तो उसकी वजह से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में जो वृद्धि होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड। समझ में आया क्या? बोलो यस सर, ये तो समझ में आ गया। अब अगर इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड का अगर बेनिफिट लेना है तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इंडिया को जो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनको क्या करने के लिए? उनको लिटरेट करने के लिए, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, उनको स्किल प्रोवाइड करने के लिए, उनके स्किल में डेवलपमेंट करने के लिए, प्रोफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए देश के अंदर हायर एजुकेशन सिस्टम का अच्छा होना क्या जरूरी है। तभी आप जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट ले सकते हैं। समझ में आया? लास्ट लाइन में ये लिखा, सो इसीलिए एजुकेशन, लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या रहेगी? अनएम्प्लॉयड रहेगी, तो आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ में आया? इसीलिए देश के अंदर हायर एजुकेशन सिस्टम का जो है वो सुदृढ़ होना, वो बढ़िया होना क्या है? जरूरी है। समझ में आया क्या? बोलो यस सर। तो देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हमको नहीं पता अभी हायर एजुकेशन क्या होता है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। हमने सिर्फ ये देखा है कि भाई हायर एजुकेशन सिस्टम का इंडिया में रोल क्या है। तो उसके लिए आपको मैंने बता दिया, क्योंकि इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन वर्किंग क्लास है, ठीक है, और वहां पे एक टर्म आती है, टर्म क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड। जिसका मतलब क्या होता है? अगर आपकी कंट्री में डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो उससे होगा क्या? उससे आपकी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या होगी? बढ़ेगी। और इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपकी कंट्री में, ये आपकी जो कंट्री है उसमें मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो क्या है? वर्किंग क्लास है, ठीक है। तो अगर वो लोग अच्छे पढ़े लिखे होंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा किसका? डेमोग्राफिक डिविडेंड का। डेमोग्राफिक डिविडेंड यही है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डिविडेंड बेसिकली इनकम, डिविडेंड का मतलब बेसिकली रिवॉर्ड। तो डेमोग्राफिकली रिवॉर्ड आपको कब मिलेगा? अगर आपकी टोटल पॉपुलेशन के अंदर मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या है? बोलो, मेजॉरिटी पॉपुलेशन वर्किंग क्लास है, और अगर वो पढ़ी लिखी है तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर वर्किंग क्लास है लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है, 15 से 64 साल के लोग हैं, जवान लोग हैं, नया खून है, कुछ करना चाहते हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए देश के अंदर जो है वो हायर एजुकेशन सिस्टम का अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड है और हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए अपने देश के अंदर हायर एजुकेशन सिस्टम का रोल ज्यादा है। और यही रोल आपको पढ़ना है कि देश के अंदर हमारी सरकार जो है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या हमारी अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, उसने क्या क्या कदम उठाए हैं देश में हायर एजुकेशन को अच्छा करने के लिए। समझ में आया क्या? यस और नो? यस सर। चलो अभी तक सिर्फ ये पढ़ा, क्या पढ़ा सर? टॉपिक तो शुरू करा दिया हायर एजुकेशन, लेकिन बताया नहीं हायर एजुकेशन क्या है। अरे बता देंगे, वो भी चिंता मत करो, लेकिन अभी सिर्फ एक बात पढ़ी है, क्या? व्हाई हायर एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया। अब मुझे वन वर्ड में इसका आंसर दे दो एक बार कि हायर एजुकेशन जो है इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड में इसका आंसर दो जल्दी। सर हायर एजुकेशन इंडिया में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना है। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड सर ये होता है जब आपकी देश के अंदर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग क्लास की होती है, तो जब वो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन जितनी ज्यादा आपके पास में क्या होगी? अवेलेबल होगी, उतना ही आपके पास फैक्टर क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और उन फैक्टर का अगर आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे तो फिर देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या होगी? बढ़ेगी। इसी को बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। समझ में आया क्या? यस और नो? यस। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। आइए, बोलते हैं इन द वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑल हायर एजुकेशन और डिस्क्राइब एज ऑल टाइप ऑफ स्टडी, किसी भी तरह की स्टडी जो पोस्ट सेकेंडरी लेवल पे होती है। दैट मींस कि 12वीं के बाद की, ध्यान से सुनना, 12वीं के बाद की जो भी स्टडी, चाहे वो डिप्लोमा कोर्सेज है, चाहे वो डिग्री कोर्सेज है, चाहे वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, ये सारे के सारे कोर्सेज जो वो किसमें आते हैं? हायर एजुकेशन में। आओ एक बार के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूं, समझो जी। अपने इंडिया के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस है लर्निंग एंड एजुकेशन इन इंडिया जो है उसको 3 पार्ट में बाइफरकेट किया गया। सबसे पहले नंबर पे तो आता है जी आपका एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन 1 से लेके, ध्यान से सुनना, 1 से लेके 8वीं तक की जो
पढ़ाई होती है, पहली से लेके 8वीं तक की पढ़ाई जो होती है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री एजुकेशन। सर हमने तो एलकेजी भी करी है, सर हमने तो यूकेजी भी करी है, सर वो इसका मतलब एजुकेशन नहीं है, वो प्री प्राइमरी का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्री प्राइमरी। किसका पार्ट है? प्री प्राइमरी। तो हम लोगों ने अपने टाइम पे जो एलकेजी, जो यूकेजी हमने जो पढ़ाई करी है, ये सब किसका पार्ट है? प्री प्राइमरी एजुकेशन का। समझ में आया? यस। तो सर प्री प्राइमरी के बाद में क्या होता है? प्री प्राइमरी के बाद में आएगा आपका एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका मतलब जो है वो क्या होता है? 1 से लेके 8वीं तक की जो पढ़ाई होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है। अब इसके दो जो है वो पार्ट हमने बनाए हुए हैं, एक है प्राइमरी और एक है अपर प्राइमरी। 1 से लेके 5वीं तक की जो पहली से लेके 5वीं तक, फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक जो आपने पढ़ाई करी है वो सब किसमें आती है? प्राइमरी में। किसमें आती है? प्राइमरी एजुकेशन। और 6 से लेके 8th क्लास की जो पढ़ाई है उसको बोलते हैं अपर प्राइमरी एजुकेशन। बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन को 2 पार्ट में बाइफरकेट किया गया, एक है प्राइमरी, एक है अपर प्राइमरी। प्राइमरी में आएगा 1 से लेके 5वीं और अपर प्राइमरी में आएगा 6ठी से लेके 8वीं तक का। तो मतलब 1 से लेके 8वीं तक की जो पढ़ाई होती है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है सर। सर 1 से पहले को उसको क्या बोलते हैं? प्री प्राइमरी एजुकेशन। क्या बोलते हैं? प्री प्राइम। जो एक किंडरगार्टन इसके अंदर जो पढ़ाई बुढ़ी हुई है वो सबको बोलते हैं हम लोग क्या? प्री प्राइमरी। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। 8वीं तक तो समझ में आ गया। 8वीं के बाद जब 9th क्लास में हम जाएंगे तो वो क्या है? उसको बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन। अब इसके भी 2 पार्ट में बाइफरकेट किया गया, एक है सेकेंडरी, एक है सीनियर सेकेंडरी। 9th और 10th क्लास में अगर कोई स्टूडेंट है तो वो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन ले रहा है। और 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को बोलते हैं हम लोग क्या? सीनियर सेकेंडरी। क्या बोलते हैं? सीनियर सेकेंडरी। तो आपकी यहां तक जो है, यहां से लेके यहां तक आपका स्कूलिंग जो है वो चली, तो ये स्कूल एजुकेशन हो गया। इसके बाद की जो भी एजुकेशन है वो सब क्या है? हायर एजुकेशन। इसके बाद की जो भी एजुकेशन है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? हायर एजुकेशन। ध्यान से समझना, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो एजुकेशन स्टार्ट होती है, मतलब आफ्टर 12th सीनियर सेकेंडरी के बाद जो आपकी एजुकेशन स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? हायर एजुकेशन। क्या बोलेंगे? हायर एजुकेशन। ठीक है। तो मतलब 12वीं के बाद, 12th के बाद में, +2 के बाद में जो भी एजुकेशन आपकी होगी उसको बोलेंगे हम लोग क्या? हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन का मतलब क्या? आफ्टर 12 जो भी होती है, चाहे वो डिग्री कोर्सेज हो, लाइक बीकॉम हो गया, लाइक एमकॉम हो गया, बीए हो गया, एमए हो गया, बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, ये सब दीज आर नोन एज अ डिग्री कोर्सेज। चाहे वो डिप्लोमा कोर्सेज हो जैसे आईटीआई हो गया, चाहे वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो, चाहे वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हो, ये सब जो है वो आएगा किसके अंदर? आपके हायर एजुकेशन। तो 12वीं क्लास के बाद की जो भी स्टडी आपकी होती है, चाहे वो वोकेशनल स्टडी हो, ठीक है, चाहे मैनेजमेंट स्टडी हो, वो सब किसके अंदर आएगा? आपका हायर एजुकेशन में आएगा। यहां तक समझ में आया क्या? बोलो बोलो देसी भाषा में। 12वीं के बाद की जो भी पढ़ाई है वो सब किसका पार्ट है? हायर एजुकेशन का। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। यस और नो? यस सर। चलो अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो इधर आओ जी, यहां तक आपको मैंने पढ़ा दिया था। आओ, आफ्टर द यूएस एंड चाइना, पहले नंबर पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड जो है वो किसका? यूएस का। सेकंड नंबर पे किसका? चाइना का। और थर्ड नंबर पे किसका है? इंडिया। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड विद मिलियन ऑफ स्टूडेंट है एंड नंबर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी है। ओके, बट वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज जो हमारे यहां पे फेस करना पड़ रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, वो क्या है? प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट। हमारे यहां पे जो भी ग्रेजुएट्स हैं वो सब क्या है? मेजॉरिटी अनएम्प्लॉयड है। ठीक है। दिस सिग्निफाइड दैट देयर इज अ नीड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। और इसका मतलब यह है कि हमारे यहां पे क्वालिटी एजुकेशन की बहुत ज्यादा क्या है? जरूरत है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन एमसीक्यू ये बन सकता है कि इंडिया का कौन से नंबर पे, मतलब लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम में इंडिया का नंबर कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? थर्ड। पहले पे कौन है? बोलो यूएसए। ठीक है। अब एजुकेशन सिस्टम जो है उसके क्या है? डिफरेंट डिफरेंट लेवल है। 4 पार्ट में हमने उसको जो है वो क्या किया? डिवाइड किया। एक है प्री प्राइमरी, फर्स्ट क्लास से पहले की जो भी क्लासेस है वो सब क्या है? प्री प्राइमरी। फिर आएगा क्या? प्राइमरी। फिर आएगा सेकेंडरी और फिर क्या आएगा? टर्शरी। ठीक है। अब यहां तक ये सब जो है ये क्या है? देखो, प्री प्राइमरी मतलब बिफोर फर्स्ट, बिफोर फर्स्ट क्लास, पहली क्लास से पहले जो है, मतलब एलकेजी यूकेजी। ठीक है, दैट इज एलकेजी की पढ़ाई हो गया, यूकेजी की पढ़ाई हो गया, ये सब जो है वो किसका पार्ट है? प्री प्राइमरी का। ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा? प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर बेसिकली जो क्या आएगा? 1 से लेके 8वीं। फिर क्या आएगा? सेकेंडरी, जिसमें क्या आएगा? 9वीं से लेकर के 12वीं। और उसके बाद क्या आएगा? टर्शरी, बोल तो आफ्टर 12th, आफ्टर 12th। इसी में ये प्राइमरी को जनरली हम लोग जो है वो एलिमेंट्री बोल देते हैं, जिसमें प्राइमरी स्टेज और आपका जो है अपर प्राइमरी आ जाएगा। फिर ये सेकेंडरी, इसके अंदर आपका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी आ जाएगा। और फिर आएगा टर्शरी, जिसको बोलते हैं जो आफ्टर 12th होती है, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? हायर एजुकेशन।
क्या बोलते हैं? हायर एजुकेशन। इसका मतलब जो भी अब आप पूरा कोर्स पढ़ेंगे, जो यूनिट नंबर 10 पढ़ेंगे, इसमें जो भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे वो सब किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे? हायर एजुकेशन। बोल दो 12वीं के बाद के जो भी आपके कोर्सेज हैं उनके बारे में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं। ठीक है जी। आओ स्कूल लेवल में क्या आएगा, पहले एक बार थोड़ा सा समझ लो। बोलता स्कूल लेवल जो है उसमें 4 स्टेज है। प्री प्राइमरी बोल तो प्रायर टू क्लास 1, फिर आएगा प्राइमरी बोल तो एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, 1 से लेके 8वीं क्लास तक का। फिर आएगा सेकेंडरी बोल तो 8वीं से लेके 10वीं, और फिर आएगा सीनियर सेकेंडरी बोले तो 11वीं से लेकर के 12वीं। ठीक है जी। अब बात आती है आगे, टर्शियरी लेवल क्या है? आफ्टर क्लास 12, 12वीं क्लास के बाद की जो एजुकेशन है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? टर्शियरी लेवल। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? हायर एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड। हायर एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन आर प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी। जो हायर एजुकेशन है वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है? यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। डिफरेंट लेवल जो है हायर एजुकेशन का वो क्या है? बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स है हमारे यहाँ पे 3 से 5 साल तक के, मास्टर डिग्री प्रोग्राम भी है, पीएचडी है। देयर आर आल्सो सम इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी हैं फॉर बैचलर एंड मास्टर प्रोग्राम। अदर देन द डिग्री कोर्सेज देयर आर डिप्लोमा कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, सर्टिफिकेट प्रोग्राम एंड सो ऑन। तो पहली बात हायर एजुकेशन क्या है? आफ्टर 12th जो एजुकेशन होती है उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या? हायर एजुकेशन। और हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटी हो गया, उनको क्या बोलते हैं? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। क्या बोलते हैं? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो हायर एजुकेशन का मतलब क्या हुआ सर? 12वीं के बाद की जो पढ़ाई है दीज आर नोन एज हायर एजुकेशन। और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं सर? वो सब इंस्टीट्यूशन जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं लाइक यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस, उनको बोलते हैं हम लोग क्या? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। समझ में आया? यस और नो बोलो। यस सर। अभी तक 2 कॉन्सेप्ट पढ़े। सबसे पहले पढ़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड। जल्दी से एक बार मेरे साथ बोल दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड? सर कितनी बार बुलवाओगे? याद हो गया? चलो बोल दो एक बार, छोटी सी बात बोल दो। सर डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये होता है जब आपकी जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, आपकी टोटल पॉपुलेशन में से अगर मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो क्या है? वर्किंग क्लास है, तो उससे क्या होगा? आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या होगा? बढ़ेगा। और उसी डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट लेने के लिए हमारे यहां पे हायर एजुकेशन सिस्टम अच्छे होने चाहिए। चाहे इंडिया का नंबर 3रे पे आता है, चाहे लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम में इंडिया 3rd नंबर पे आता है, लेकिन फिर भी हमारे यहां पे जो है वो क्या है? अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहां पे क्वालिटी एजुकेशन ज्यादा नहीं है। इसीलिए जरूरत यह है कि यहां पे जो है वो क्या हो? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन जो प्रोवाइड करे। अब एक छोटी सी बात बोलूं आपको, चाहे मोटिवेशन के तौर पे ले लो इसको, चाहे कुछ भी ले लो। देखो कल को आपका नेट क्वालिफाई होगा, आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा, आप जाओगे पढ़ाने के लिए। जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो इसका मतलब आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ाओगे। यस, अगर आप उनको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करोगे तो इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा बहुत ज्यादा। तभी मैं बोलता हूं लर्निंग अच्छे से करो। जितना अभी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ोगे उससे पेपर तो पास होगा, लेकिन फ्यूचर में जब पढ़ाने जाओगे वहां पे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना? तो जो भी पढ़े, चाहे किसी से भी पढ़ो, चाहे मुझसे पढ़ो, चाहे सेल्फ स्टडी करो, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ो। पूरे कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से जो है वो करके पढ़ो, ताकि फ्यूचर में जब आप पढ़ाने जाओ तो बच्चे ये बोले यार ये टीचर ही है, असली टीचर तो यही है यार, क्या जबरदस्त पढ़ाता है, मजा ही आया था। ठीक है ना जी सर। चलो अभी तक हमने 2 बात पढ़ी, डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में पढ़ाया मैंने आपको, और साथ में हमने पढ़ा हायर एजुकेशन क्या है, थोड़ा बहुत जो आपको पता ही था वैसे तो। ये एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में, सेकेंडरी एजुकेशन ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो हायर एजुकेशन बेसिकली जो है वो क्या हो गया? आफ्टर 12th जो भी हम पढ़ते हैं, चाहे वो डिग्री कोर्सेज है, चाहे डिप्लोमा कोर्सेज है, चाहे शॉर्ट टर्म है, चाहे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होते हैं, ये सब किसका पार्ट है? आपके हायर एजुकेशन का। किसका पार्ट है? हायर एजुकेशन का। समझ में आया? यस और नो? यस सर। अब समझिएगा, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जो आप आज की डेट में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर जाके पढ़ रहे हैं, क्या शुरुआत में भी क्या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ऐसे ही थे? हमारे यहां पे हिसार, मैं हिसार से हूं, हमारे यहां पे जो है 6 कॉलेजेस हैं। डीएन कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, जाट कॉलेज है, और आपका क्या बोलते हैं इंपीरियल कॉलेज है, फिर गर्ल्स का गवर्नमेंट कॉलेज है। अलग अलग कॉलेजेस हमारे यहां पे जो है वो खुले हुए हैं। क्या ये शुरू से थे? पोस्ट इंडिपेंडेंस भी थे? पोस्ट इंडिपेंडेंस तो है, क्या प्री इंडिपेंडेंस भी थे? क्या सिस्टम था इनका? तो उसके बारे में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। इंडिया में जो प्राचीन शिक्षा होती थी, जो आपने देखा होगा पहले चाणक्य के टाइम की शिक्षा, आपने अगर देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो शिक्षा लेते थे, उस टाइम पे शिक्षा कैसी थी? बेसिकली जो एंशिएंट एजुकेशन थी उसके बारे में पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 है। इंडिया में एंशिएंट एजुकेशन की अगर बात करें तो एंशिएंट एजुकेशन इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका वैदिक एजुकेशन और एक है आपका बुद्धिस्ट एजुकेशन।
ध्यान से समझना बात को। इंडिया में जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है, जो प्राचीन शिक्षा है, इंडिया में जो प्राचीन शिक्षा होती थी, पुराने के जमाने में जो शिक्षा होती थी, उसको दो पार्ट में जो है वो क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक तो है कौन सी सर, एक तो है हमारा वैदिक शिक्षा और एक है हमारी कौन सी, बोलो, बुद्धिस्ट एजुकेशन। समझ में आया? ये उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखें कि भाई एंशिएंट एजुकेशन है क्या, एंशिएंट एजुकेशन क्या है। उसके बाद फिर जब एंशिएंट एजुकेशन समझ में आ जाएगा, फिर हम देखेंगे कि एंशिएंट एजुकेशन जो है वो जनरली दो तरीके की थी, एक थी आपका वैदिक और एक था कौन सा, बुद्धिस्ट। समझ में आया? यस। अब हम पढ़ते हैं पहले किसके बारे में, एंशिएंट एजुकेशन के बारे में, बोले तो प्राचीन विद्या के बारे में। जो प्राचीन शिक्षा होती थी, प्राचीन काल के अंदर जो विद्या प्रोवाइड की जाती थी, वो किस तरीके की होती थी, उसका क्या सिनेरियो होता था। आओ पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। आओ जी, जल्दी आ जाओ। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम बोलो तो प्राचीन शिक्षा की बात कर रहे हैं। जो प्राचीन शिक्षा थी उसका जो फोकस था वो किस पे था, वो था होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। बोले तो चारों तरफा विकास। मतलब पुराने जमाने में जो शिक्षा दी जाती थी उसका जो मेन एम था वो क्या था, वो था एक व्यक्ति जो शिक्षा लेने आया, जो शिष्य था, उसका मेन एम होता था कि वो जो शिक्षा लेने आएगा तो गुरु ये चाहता था कि उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, चौतरफा विकास हो। चौतरफा का मतलब जो है वो क्या हो गया, फोर कॉर्नर से उसका जो है वो डेवलपमेंट होना चाहिए। हर चीज जो है वो, हर चीज उसको जो है वो आनी चाहिए। तो होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब जो है, या होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब जो है वो क्या होता है कि चारों तरफा विकास जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो बोलते हैं एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम का जो फोकस था वो किस पे था, वो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम का फोकस था ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल बाय टेक केयर ऑफ बोथ द इनर एंड द आउटर सेल्फ। जो आपका पुराने जमाने में प्राचीन शिक्षा जो होती थी उसके अंदर हमारा जो फोकस है वो इनर एंड आउटर दोनों सेल्फ के ऊपर जो है वो होता था। ये जो सिस्टम था, जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था, ये फोकस करता था किस पे, मोरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ओके, इसका जो फोकस होता था वो किस पे होता था, वैल्यूज पे। किस पे, वैल्यूज लाइक ह्यूमिलिटी। मतलब यहां पे सिखाया जाता था किस तरीके से आपको विनम्र रहना है जीवन के अंदर, आपको सच्चाई के मार्ग पे चलना है, डिसिप्लिन रहना है, सेल्फ रिलायंस, खुद के ऊपर आप फोकस करेंगे, एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल द क्रिएशन। स्टूडेंट को सिखाया जाता था कि वो अप्रिशिएट करे बैलेंस बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द नेचर। स्टूडेंट को ये सिखाया जाता था कि आपको जो है वो क्या, आपको एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है नेचर के साथ में। आगे टीचिंग एंड लर्निंग फॉलो करते थे टीनेट्स ऑफ वेदास एंड उपनिषद। यहां पे टीचिंग जो है वो किस चीज की करवाई जाती थी, बेसिकली वेद हो गए, ठीक है, उपनिषद हो गए, जो फुलफिल करते हैं ड्यूटी टुवर्ड्स सेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी, डज एनकम्पास ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इसीलिए हम बोलते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करना हमारा मेन उद्देश्य होता था, ताकि हम सारी जो जिम्मेवारी है खुद के लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, उसको हम पूरा कर पाए। यही जिम्मेवारी जो है वो सिखाई जाती थी कि किस तरीके से जो जिम्मेवारी है आपकी खुद को लेकर के, आपकी क्या जिम्मेवारी है सोसाइटी को लेकर के, आपकी क्या जिम्मेवारी है आपकी फैमिली को लेकर के, किस तरीके से आप उस जिम्मेवारी को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ये सब सिखाया जाता था किसमें, एंशिएंट एजुकेशन में। और ये सब सिखाएंगे तो इसका मतलब जो आपका डेवलपमेंट होगा, शिक्षा से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, शिक्षा से आपका विकास होगा, और वो विकास कैसा होगा, चारों तरफा विकास होगा। चलो जी आगे, फिर क्या बोलता है, द एंशिएंट सिस्टम जो था एजुकेशन का, वो क्या है, इज द एजुकेशन ऑफ वेदास, ब्रह्मास, उपनिषद एंड धर्म सूत्र। द इंडिविजुअल सुप्रीम ड्यूटी, एक इंडिविजुअल की जो सुप्रीम ड्यूटी होती थी वो क्या, इज दस टू अचीव हिज एक्सपेंशन इनटू द एब्सोल्यूट एंड द सेल्फ फुलफिलमेंट। हम लोग ये यहां पे प्राचीन काल के अंदर जो आप शिक्षा लेते थे उसका मेन जो उद्देश्य था वो क्या था, सुप्रीम ड्यूटी जो थी वो क्या, अचीव करना, एक्सपेंशन, आप लोग विकास करेंगे और कैसे, खुद को पा करके। ठीक है, दस एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया इन टर्म्स ऑफ द नीड ऑफ द इंडिविजुअल एंड दैट ऑफ द सोसाइटी। तो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम को जो है वो एक इंसान और सोसाइटी दोनों को ध्यान में रख के जो है बनाया गया था। मेन एम जो था एंशिएंट एजुकेशन का वो क्या था, इनिशियली लेड डाउन बाय द वेदास। अकॉर्डिंग टू वैदिक वर्ल्ड व्यू, द वर्ल्ड इज परवेडेड बाय डिविनिटी एंड द एम ऑफ एवरी लिविंग बीइंग इज टू अचीव लिबरेशन। हर एक लिविंग बीइंग का जो मेन एम था वो क्या था, लिबरेशन, की वो आजादी से जो है वो घूम सके, आजादी से वो रह सके, किसी बंधन में वो ना रहे। दस अकॉर्डिंग टू द वेदास एम ऑफ द एजुकेशन इज लिबरेशन, इट इज अ डेफिनेट आइडियल एंड ए डेफिनेट मिशन। अब आधार क्या था, जो हमारी प्राचीन शिक्षा थी, जो प्राचीन शिक्षा दी जाती थी उसका फंडामेंटल्स क्या थे, उसके आधार क्या थे, तो उसके बेसिकली तीन आधार थे। देखो प्राइमरी जो आपका एंशिएंट एजुकेशन थी उसके अंदर बेसिकली क्या होता था कि स्टूडेंट जो है वो टीचर के साथ रहता था, उसके जनरली उसके घर पे रहता था,
ठीक है ना, मठ होते थे, विहार होते थे, वहां पे रह के जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती थी, जान ली, ठीक है। अब वहां पे जो एजुकेशन मिलता था उसमें क्या था, वो सारा दिन उसके साथ रहेगा, टीचर के साथ रहेगा, तो उसको जो है वो वेदों की जानकारी तो मिलती थी और साथ में जो सोशल लाइफ है उसको कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज उसको प्रोवाइड किया जाता था। आओ फंडामेंटल क्या है एंशिएंट एजुकेशन के, बेसिकली एंशिएंट एजुकेशन का आधार क्या है, आओ थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं। बोलते हैं एंशिएंट इंडियन एजुकेशन हैज बीन इवॉल्व्ड स्ट्रिक्टली ऑन द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन एपिस्टेमोलॉजिकल एंड द फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। देखो एपिस्टेमोलॉजिकल या फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन क्या होता है, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी मैंने ये करवाया हुआ है वैसे, ठीक है। तो एपिस्टेमोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, ठीक है, या फिलोसफिकल ट्रेडिशन का मतलब जो है वो क्या होता है। फिलोसफिकल ट्रेडिशन या फिलोसफी का मतलब जो है वो क्या होता है, थ्योरी ऑफ नॉलेज। फिलोसफी इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज। थ्योरी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या हो गया, जब हम खुद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जब हम संसार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जब हम हमारा संसार से क्या रिलेशन है इसको जानने का प्रयास करते हैं, इसको बोलते हैं फिलोसफी। तो फिलोसफी बेसिकली क्या, फिलोसफी एक पढ़ाई है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फिलोसफी एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें आप खुद के बारे में जानने का प्रयास करते हो। फिलोसफी एक ऐसी पढ़ाई है जिसके अंदर आप वर्ल्ड के बारे में जानने का, संसार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और फिलोसफी एक पढ़ाई है जिसके अंदर हम हमारा संसार से क्या रिलेशन है इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली जो फंडामेंटल था जो आपका, वो यही था। जो पुराने टाइम पे जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी उसमें यही था, खुद को पहचानना, संसार को पहचानना, अपने आप को संसार से जोड़ के देखना, यही चीज जो है वो सिखाई जाती थी। आगे अल्टीमेट एम जो था एजुकेशन का वो इमर्ज था चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति निरोधा का मतलब जो है वो क्या होता है कि चित्त की जो वृद्धि है, चित्त मतलब मन की जो वृद्धि है, वृद्धि का मतलब चंचल होना, उसको हम क्या करेंगे, रोक लगाएंगे। चित्त वृत्ति निरोधा का मतलब जो है वो क्या, चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना, मतलब मन को इधर उधर भटकने न देना, इसको बोलते हैं चित्त वृद्धि, क्या, चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त वृद्धि निरोध जो है वो क्या होता है कि चित्त जो है मतलब माइंड जो है, जो वो इधर उधर भटकते रहता है, उसको क्या करना, रोकना, उसको कंट्रोल करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना, यही बेसिकली हमारा क्या था, मेन एम था। तो एंशिएंट एजुकेशन के अंदर यही बताया जाता था कि आप किस तरीके से अपने मन को जो है वो क्या करेंगे, कंट्रोल में लाएंगे। तो बोलते हैं द कंट्रोल ऑफ द मेंटल एक्टिविटी कनेक्टेड विद सो कॉल्ड कंक्रीट वर्ल्ड। स्पेशल फीचर जो था ऑफ एंशिएंट एजुकेशन इज डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द ट्रूथ बोथ एज मींस एंड एट एंड। सिंपल सी बात है। अब मेजर फंडामेंटल एस्पेक्ट क्या क्या थे, तीन थे। सबसे पहला नॉलेज रिलेटेड टू लाइफ। जो प्राचीन शिक्षा के अंदर जो है जो ज्ञान दिया जाता था वो क्या था, पहला नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है, किसको लेकर के, जीवन को लेकर के। आपको जीवन कैसे जीना है उसके बारे में बताया जाता था। क्या बोलते हैं, दिस स्टूडेंट वुड नॉट रिमेन कंटेंटेड विद मेयर बुकिश लर्निंग। स्टूडेंट को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता था, बल्कि किताबों के साथ में एक्वायर करता था स्टूडेंट ने फेयरली प्रैक्टिकल नॉलेज भी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी थ्रू क्लोज कॉन्टेक्ट विद द पीपल। क्लोज एसोसिएशन होता था टीचर का एंड स्टूडेंट का, इट रिजल्ट इन ऑल राउंड डेवलपमेंट। क्योंकि स्टूडेंट हमेशा टीचर के साथ रहेगा तो इससे स्टूडेंट का जो है वो चारों तरफा विकास होता था। सिटिंग एट द फीट ऑफ द टीचर, हमेशा स्टूडेंट जो है वो टीचर के चरणों में रहता था। वुड कॉम्प्रेहेंड ऑल द इंटीग्रेट प्रॉब्लम ऑफ लाइफ थ्रू लिसनिंग एंड मेडिटेशन, जिससे स्टूडेंट की जो भी कॉम्प्लेक्स समस्या उसके सामने आती थी वो सब उसकी इजीली जो है वो कवर हो जाती थी, मतलब उनका सॉल्यूशन मिल जाता था। द प्यूपिल मतलब स्टूडेंट, जो स्टूडेंट था थ्रू सच ए क्लोज कॉन्टेक्ट विद द टीचर वुड नेचुरली इम्बाइब हिज क्वालिटी। अब स्टूडेंट हमेशा जो है वो टीचर के साथ रहता था तो स्टूडेंट धीरे धीरे जो है टीचर की सारी क्वालिटीज को अपने अंदर ग्रहण कर लेता था और टीचर जैसा ही बनता था। This is regarded as indispensable. It is essential for the fullest development of the pupil personality because teacher is supposed to symbolize all the good ideal, tradition and code of behavior of the society from where the pupil hail. इसका मतलब जो टीचर थे, टीचर से ये उम्मीद की जाती थी वो हमेशा जो है वो क्या करेंगे, हमेशा एथिकल बिहेवियर को फॉलो करेंगे। टीचर जो है हमेशा क्या करेगा, एथिकल बिहेवियर फॉलो करेगा। और क्योंकि स्टूडेंट हमेशा टीचर के साथ रह रहे तो स्टूडेंट भी टीचर के द्वारा जो बिहेवियर जो है उसने फॉलो किया है टीचर ने, वो उसी को क्या करता था, समझने का प्रयास करता था। हमेशा उसी बिहेवियर को वो क्या करता था, एडॉप्ट करता था, जिससे सोसाइटी के अंदर कैसे रहना है, जिससे कैसे जीवन को जीना है वो सब उसको समझ में आता था। तो सबसे पहला जो फंडामेंटल था वो क्या, मेजर फंडामेंटल एस्पेक्ट जो है, पहला नॉलेज रिलेटिंग टू द लाइफ। तो जीवन के बारे में आपको जो है वो ज्ञान दिया जाता था। ठीक है जी। दूसरा डेवलपमेंट इन सोशल वर्क। अब देखो यहां पे क्या है, जो प्यूपिल है, जो स्टूडेंट है वो कहां रहता था, वो रहता था टीचर के हाउस में, टीचर के घर में जो है वो स्टूडेंट रहता था। वो हेल्प करता था टू डेवलप सोशल कॉन्टेक्ट थ्रू देयर सेक्रेड ड्यूटी ऑफ कलेक्टिंग फ्यूल वुड। अब टीचर जो है
जो भी टीचर की ड्यूटी होती थी, मतलब आप अगर घर में तो आपको घर का काम भी करना है, तो टीचर जो है स्टूडेंट जो है वो हमेशा टीचर के साथ है, तो स्टूडेंट भी साथ में क्या करता था, जो घरेलू काम है उसमें टीचर की मदद करता था, जैसे लकड़ी काट के लाना, सप्लाई वाटर एंड डू अदर हाउस होल्ड जॉब फॉर द टीचर। इस तरीके से नॉट ओनली ही रिसीव इंस्ट्रक्शन लेड टू डोमेस्टिक लाइफ बट ऑल्सो लर्न द कंक्रीट लेसन ऑफ द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड द सोशल सर्विस। तो लाइफ को कैसे जीना वो तो समझ में आता था, और साथ में काम कैसे करना है ये भी उसको जो है वो सिखाया जाता था। एंड थर्ड इज द वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग भी उसको जो है प्रोवाइड की जाती थी एंशिएंट टाइम पे। स्टूडेंट आर गिवन ट्रेनिंग इन ऑक्यूपेशन एनिमल हस्बेंड्री, किस तरीके से आपको जो है वो मत्स्य पालन करना है, जैसे मान लो किस तरीके से आपको मछली पालन करना है, कैसे आपको गाय चरानी है, ये सब ज्ञान उसको दिया जाता था। कैसे आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी है, कैसे आपको डेयरी फार्मिंग करनी है, ये सब उसको सिखाया जाता था। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है लर्निंग बाय डूइंग, हम ये बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, कर करके हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ये सब जो है, जो आज की डेट में आप देख रहे हो लर्निंग बाय डूइंग लोग बोलते हैं, ये सब कोर था, एसेंस था एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन का। मतलब बहुत जो लोग आज जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो हम बहुत पहले से उसको जो है वो फॉलो करते आ रहे हैं। दीज आर द फंडामेंटल ऑफ द एंशिएंट एजुकेशन। तो प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसका फंडामेंटल क्या थे, प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसके ये फंडामेंटल थे। समझ में आया? यस और नो? यस सर। 3 बातें आज हमने पढ़ी हैं। पहला डेमोग्राफिक डिविडेंड की कहानी आपको मैंने बताई, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा हायर एजुकेशन क्या है, और तीसरा हमने पढ़ा सिर्फ इसके बारे में एंशिएंट एजुकेशन के बारे में, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा भी एंशिएंट एजुकेशन का जो मेन एम था वो क्या था, वो था होलिस्टिक डेवलपमेंट करना किसका, स्टूडेंट का। ठीक है, और एंशिएंट एजुकेशन के अंदर हम क्या करते थे, तो एक ये लाइन इसको जरूर पढ़ के जाना, चित्त वृत्ति निरोध। इसका मतलब जो है वो क्या होता है कि मन को चंचल होने से रोकना। ये फंडामेंटल था किसका, एंशिएंट एजुकेशन का। यहां पे मैंने आपको एक टर्म बताया एपिस्टेमोलॉजिकल या फिलोसफी। फिलोसफी का मतलब जो है वो क्या होता है, फिलोसफी इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज। किस तरीके से, मतलब आप जो है, मतलब फिलोसफी बेसिकली एक पढ़ाई है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम खुद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, संसार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, और हमारा संसार से क्या कनेक्शन है इसको जानने का प्रयास करते हैं। और यही फंडामेंटल था, यही बेसिकली बेस था किसका, हायर एजुकेशन का। समझ में आया? यस सर। तो अपने यहां पे जो एंशिएंट टाइम पे, मतलब प्राचीन काल में जो एजुकेशन दी जाती थी, तो उसके अंदर बुकिश नॉलेज के साथ में प्रैक्टिकल काम भी सिखाया जाता था। क्या क्या बताया जाता था, नॉलेज दिया जाता था लाइफ को लेकर के, ठीक है, जीवन को कैसे जीना उसके बारे में बताया जाता था, साथ में डेवलपमेंट किया जाता था सोशल वर्क में, और साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाता था। समझ में आया? यस और नो? यस सर। तो ये था आपका बेसिक। ठीक है, अब अगली क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे किसके बारे में, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो 2 तरीके का, एक है आपका कौन सा, वैदिक, और एक है कौन सा, बुद्धिस्ट। अभी इसको करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। अभी सिर्फ हम लोगों ने पढ़ा है कि भैया हायर एजुकेशन क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, और साथ में हमने पढ़ लिया कि एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो था उसका बेस क्या था। अब अगली क्लास के अंदर हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे कहां से, वैदिक एजुकेशन के बारे में, जिसके अंदर पहले हम चारों वेद के बारे में पढ़ेंगे, फिर वैदिक एजुकेशन पढ़ेंगे। उसके आगे थर्ड क्लास में हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में, और गुप्ता के टाइम पे जो वो थी एजुकेशन थी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में मेडिकल एजुकेशन उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो 4th लेक्चर होगा उसके अंदर एंशिएंट टाइम पे जो भी यूनिवर्सिटीज थी उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी सर। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा अच्छे कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है वो भी बताइएगा। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच दिसंबर 2023 के लिए जो हमने ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया हुआ है, अगर आप वो परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जो है वो कोर्स की कंप्लीट इंक्वायरी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से हर चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो आपको निश्चिंत रहना है बिल्कुल इस चीज में, तो कि क्वालिटी एजुकेशन हम लोग जो है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे बढ़िया वाली। ठीक है, सारी किताबें देंगे, अपडेटेड हैं, हर एक चीज आपको प्रॉपर तरीके से जो बताया जाएगा। साथ में एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। ओके जी सर। तो अगर आप इंटरेस्टेड है नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी ये था फर्स्ट लेक्चर। अब कल मिलेंगे सेकंड लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।